नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम हरियाणा जीके की जो एमसीक्यू की सीरीज चली हुई थी उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम करेंगे आपके कैटेगरी नंबर 1 का 11/2019 का। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं कि एचएससी ने आपसे क्या पूछा है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि वर्ष 1761 में क्या कि 1761 में घटित पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता। आपसे पूछा है कि जो 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ये युद्ध इसमें विजय किसकी होती है। ये पूछा आपसे कि इस युद्ध में विजय किसकी होती है। तो पहले की क्लास में हम ये पानीपत के तीनों युद्ध पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में हमें आपसे नहीं बताएंगे क्योंकि हमने पिछली जो वीडियो है उनमें बता चुके हैं। तो विजय किसकी होती है आपकी अहमद साहब अली की। अहमद साहब अली की क्या होती है, विजय होती है। अहमद साहब अली की क्या हो जाती है, विजय होती है। और हार किसकी होती है, तो मराठों की हार होती है। इस युद्ध में मराठों की क्या होती है, हार होती है। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था आपका, तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध होता है आपका। ये जो आपके मराठी हैं इनकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब मैंने जो आपको पीछे बातें बताई थी उनसे हटके इस युद्ध के बारे में आपसे और बातें बताता हूँ। जो पीछे वाली बातें वो रिपीट हम नहीं करेंगे। तो आज हम करेंगे कि ये जो आपका अहमद साहब अली है, इन्होंने पानीपत का तीसरा युद्ध जीत लिया था। ये युद्ध जीतने के बाद में जब ये वापस जा रहा था, जो हमारा उत्तरी हरियाणा है, उस हरियाणा के जो क्षेत्र थे आपके अम्बाला, कौन सी आपके अम्बाड़ा, कैथल और आपका जींद और आपके जो करनाल क्षेत्र हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपके अम्बाड़ा, करनाल, कैथल, जींद क्षेत्र है, अहमद साहब अली जाते हुए ये क्षेत्र किस को सौंप के गया था, यानी किस व्यक्ति को सौंपा था। तो ये एक जो आपकी सरहिंद है, इस सरहिंद के दौरान सौंपा था। इनका सरहिंद का जो राजा कौन था, जैन खां। जैन खां। तो ये किसको सौंपा था ये क्षेत्र, तो जैन खां को सौंपा था। किसने, अहमद साहब अली ने जैन खां को अधीन किया था, आप ये मान सकते हो। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पानीपत का जो आपका प्रथम युद्ध है वो कब होता है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है अकबर व हेमू के बीच में। ये बातें मैंने आपको पहले बता चुका हूं, अकबर व हेमू के बीच में, जिसमें हेमू हार जाता है। जो अकबर है इसकी क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। किसकी, अकबर की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं मैं कि जो हेमू है, ये हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। तो ये दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, तो आपका आंसर होगा 7 अक्टूबर 1956 को। 1956 को क्या है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा हेमू 7 अक्टूबर 1956 को। और आपसे पूछे कि जो हेमू है ये कौन से शासक के दौरान ये मंत्री बना था, कि कौन सा शासक था जिसके दौरान हेमू है वो आपका मंत्री बना। तो आदिल शाह के शासन के दौरान। कौन सा आपके, आदिल शाह। जो आदिल शाह का शासक था उसके दौरान हेमू क्या बना, मंत्री बना। अब उसके बाद मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं कि अकबर ने नारनौल की जो जागीर है वो किसको दी। ये जो आपके अकबर है, जो आपका नारनौल था, नारनौल, इस नारनौल की जो जागीर थी वो अकबर ने किसको सौंपी। तो ये जो आपका नारनौल है, ये जो जागीर है, अकबर ने शाह कुली खां को सौंपी। किसको, शाह कुली खां। शाह कुली खां को सौंपी। कौन सी जागीर है, नारनौल की जागीर किसको सौंपी, आपके शाह कुली खां को सौंपी। अब उसके बाद में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, कौन सा आपका द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को
जो आपका 5 नवंबर 1556 को आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, किसके बीच में होता है ये? तो जो आपके बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में होता है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इस युद्ध के दौरान जो बाबर ने हरियाणा का जो प्रदेश है उसको कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा। अब इसके दौरान मैं आपसे इसी तरीका से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो बाबर ने नारनौल का क्षेत्र है किसके अधीन किया? तो बाबर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बाबर ने ये जो नारनौल का क्षेत्र है ये किसके अधीन किया? तो एहसान तिमुरी, तो इसके अधीन किया, एहसान तिमुर के अधीन किया। तिमुरी या तिमुर भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये दो क्वेश्चन है कंफ्यूज वाले हैं, आप इनको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे अकबर ने नारनौल का क्षेत्र किसके अधीन किया तो आपका आंसर होगा शाह कुली खां। वहीं अकबर के स्थान आपसे बाबर के बारे में पूछे कि बाबर ने नारनौल का क्षेत्र किसके अधीन किया तो एहसान तिमुरी के अधीन किया। तो ये थे इसमें चैप्टर में हमारे आपके नए क्वेश्चन। तो पहला नया क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि अंबाड़ा, कैथल, जींद, करनाल ये क्षेत्र किसको सौंपे? तो जैन खां को सौंपे। और इसके साथ एक क्वेश्चन नया आप भी करो कि अकबर ने हरियाणा के क्षेत्र को कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में, और बाबर ने 4 भागों में। ये भी इसके साथ नया क्वेश्चन आप साथ में जोड़ो। और जो हेमू था ये 14वां विक्रमादित्य था आपका, 14वां विक्रमादित्य, ये भी आप नया इसके साथ में ही जोड़ो। तो ये हो जाता है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली होगी। तो अगर आपसे ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी किया करो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपसे क्या पूछा है एसएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, रिपीट क्वेश्चन है तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं खराब करेंगे। कि कन्नौज से पहले खालिस्तान राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। कि जो आपका कन्नौज है, कन्नौज, इस कन्नौज से पहले जो आपका राजा हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन, इस हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी होती थी? तो वो आपकी थी थानेसर, थानेसर। तो इस पे हम ज़्यादा टाइम न खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जो हर्षवर्धन वाला चैप्टर है ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पीछे जो हमारी वीडियो थी, जो क्वेश्चन आया था हर्षवर्धन का, उसमें हमने कंप्लीट करवा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 1857 की क्रांति के बाद तेवतिया जाटों के राजा वल्लभगढ़, कौन थे? तेवतिया जाटों के राजा वल्लभगढ़ को समाप्त कर दिया गया। जो तेवतिया जाट थे उन्होंने जो आपका वल्लभगढ़ था उसको समाप्त कर दिया। और इसके राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों द्वारा खालिस्तान कर दिया गया। ये पूछा आपसे। तो अंग्रेजों ने जो आपका राजा नाहर सिंह था इसको क्या कर दी? इसको फांसी दे दी थी। कब दी? 9 जनवरी 1858 को इसको चांदनी चौक में दिल्ली में क्या दी? फांसी दी गई थी। और 1857 की जो क्रांति है उसके फांसी का वर्णन हमें चांद मासिक पत्रिका में मिलता है। और ये तीनों को जो फांसी दी थी, एक आपके फर्रुखनगर नवाब अहमद अली खां, और आपके जो झज्जर के नवाब थे आपके, उनका नाम होगा आपका अब्दुल रहमान खां। तो जो इनको क्या दी? तीनों को फांसी दी गई थी। सबसे पहले किसको दी गई? तो अब्दुल रहमान खां को 23 सितंबर 1857 को। उसके बाद में जो फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खां को 3 जनवरी, और अंतिम में राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी। तो ये भी हमें पढ़ चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त किया गया है? क्या पूछा है आपको? पंजाब व हरियाणा, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्याधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये नया क्वेश्चन है, इसके बारे में हम सारी बातें पढ़ेंगे। मुख्य न्यायाधीश तो किन्हें चुना गया है? आपके रविशंकर झा, रविशंकर, इनको चुना गया है। किनको?
रविशंकर झा को क्या गया है, चुना गया है। ये जो आपके रविशंकर झा है, ये हम सीक्वेंस वाइज देखें इनको तो वे इनका 39वां स्थान आता है। कितना? 39 स्थान आता है। बट बीच में एक क्या है, एक निर्वाचित यानी वो बना था, तो उस प्रकार से देखें तो इनका 38 स्थान आता है। तो ये दो कंफ्यूज वाली है। वो आपसे एचएससी किस तरीके से पूछती है, अगर लगातार सीक्वेंस में पूछेगी तो वो आपका आंसर होगा 39, और जो बीच में एक जो निर्वाचित था उसके बारे में अगर आप एचएससी काउंट करती है तो वो आपके 39 हो गए, और उसको काउंट नहीं करती तो आपके 38वां इनका क्या होगा, स्थान रविशंकर झा को। अब ये जो रविशंकर झा इन्होंने अपना पद कब संभाला, तो 6 अक्टूबर 2019 को उन्होंने अपना जो पदभार है वो संभाला था। अब हम देखते हैं कि ये जो आपके रविशंकर झा है, इनको जो शपथ दिलाने का कार्य है वो कौन करता है, तो इनको शपथ कौन दिलाता है, आपके राज्यपाल। तो शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। किसको? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, आपके राज्यपाल। अब हम देखते हैं कि ये जो आपका उच्च न्यायालय है, ये उच्च न्यायालय संविधान के किस भाग के अंदर आता है, तो आपसे पूछे भाग नंबर 5 में क्या होता है, उच्च न्यायालय होता है। और आपसे अनुच्छेद पूछे, क्या आपसे अनुच्छेद, तो 214 क्या होगा, आपका अनुच्छेद होगा। और अगर ये जो आपका 214 है, इसके साथ में एक क्वेश्चन मैं आपको और याद करवाता हूं, ये 214 है तो इसकी जगह हम 124 लिखें। क्या? ये जो 2 है इसको हम आगे ले जाते हैं, तो 124 लिखे तो ये हो जाता है हमारा उच्चतम न्यायालय। कौन सा? उच्चतम न्यायालय। तो ये हमारा उच्चतम न्यायालय हो जाता है, और ये क्या है, हमारा उच्च न्यायालय। जो अनुच्छेद आपके 214 के तहत है, और भाग आपके 5 भाग में है आपके उच्च न्यायालय। अब इसके साथ में आप एक अनुच्छेद और याद रखो, आपका अनुच्छेद होगा 231। कौन सा? आपका 231। ये जो 231 आपका अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद के अंदर क्या कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही क्या हो सकता है, आपका उच्च न्यायालय हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय आपका हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। किसकी बात करते हैं हमें? हमारे पंजाब व हरियाणा जो उच्च न्यायालय हमारा, इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। कौन सा अधिनियम के बारे में आपसे पूछे तो 1915। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत है। पंजाब व हरियाणा न्यायालय की स्थापना कब होती है? 20 या 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना होती है। वो कहां पे होती है? तो आपकी होती है लाहौर में। कहां पे? लाहौर में। तो ये बात आप इसकी और ध्यान में रखना कि सर्वप्रथम जो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय उसकी स्थापना कहाँ होती है? लाहौर में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और पहले इसको लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से भी जाना जाता था। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो आपका उच्च न्यायालय है पंजाब व हरियाणा का, जो लाहौर में इसकी स्थापना होती है, इसके जो प्रथम न्यायमूर्ति जो आपके बोल सकते हैं हम न्यायाधीश है, वो कौन थे? तो वो थे आपके रामलाल। कौन हो जाते हैं आपके? रामलाल। कौन से आपके? रामलाल तो आपका जो स्वतंत्र भारत का है उसका है रामलाल। तो इसके सर सादीलाल, सर सादीलाल ये हो जाते हैं हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल। इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है रेवाड़ी से। और इन सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई है, बहादुर की उपाधि। तो ये भी आप ध्यान में रखना, किसको? सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि भी मिली हुई है। अब हम देखते हैं कि जब भारत आजाद होता है, कब? 15 अगस्त 1947 को। आजाद होने के बाद में जो हमारा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना कहां पे हुई? तो वो आपके कहां पे होती है? तो शिमला में। यानी आजादी के बाद में वो कब होती है? तो 15 अगस्त 1947 को स्थापना कहां होती है आपकी? तो शिमला में। कहां पे होगी हमारी स्थापना? शिमला में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और इस समय न्यायमूर्ति कौन थे? तो वो आपके होंगे रामलाल। तो ये बात भी आप ध्यान में रखना।
स्थापना कहाँ होगी? शिमला में। अब उसके बाद में देखते हैं कि शिमला में स्थापना हो जाती है। अब जो हमारा पंजाब व हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है वर्तमान में कहाँ हमारा? चंडीगढ़ में है। तो वर्तमान में जो हमारा चंडीगढ़ में है, तो चंडीगढ़ में इसकी स्थापना कब होती है? कि जो वर्तमान में कहाँ पे हमारा? तो ये है हमारा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में इसकी स्थापना कब होती है? 17 मार्च 1955 को इनकी स्थापना कहाँ होती है? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना होती है। किसकी? पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ होती है? चंडीगढ़ में इसकी स्थापना होती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय है, इसमें सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का था? जो सबसे लंबा कार्यकाल है, यानी मैं आपसे पूछूं लंबा कार्यकाल, तो वो किस न्यायाधीश का था? तो सबसे लंबा कार्यकाल आपका होता है अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी। तो आप इसके साथ में आप ये भी आइडिया लगा सकते हो कि जो अमर होता है यानी अमर होगा उसकी आयु क्या होगी? लंबी होगी। तो इसी प्रकार अमरनाथ भंडारी क्या होता है? सबसे लंबा कार्यकाल। क्योंकि ये पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो इनका क्या है? जो सबसे लंबा कार्यकाल है। अगर आपसे पूछे ये कौन सी नंबर के थे, तो ये थे 4th नंबर के। जो अमरनाथ भंडारी है ये 4th नंबर के हैं आपके। अब आपसे यहां से पूछे सबसे छोटा कार्यकाल, क्या? छोटा। तो ये तो आपका बड़ा हो गया। आपसे छोटा पूछे तो देवसिंह तेवतिया। देवसिंह तेवतिया। तो ये जो आपके देवसिंह तेवतिया है, इनके क्या है? सबसे छोटा कार्यकाल है। इनका कार्य ये जो कौन सी नंबर के थे आपके? तो ये थे आपके 15 नंबर के देवसिंह तेवतिया। और वर्तमान में हमारे कौन से हो जाते हैं? रविशंकर झा। ये जो सीक्वेंस है आपकी 4th 5th, इनके अनुसार हम इसको काउंट करें तो आपका आंसर होगा 38। कितना आंसर होगा आपका? 38। किसके अनुसार है? अगर हम ये जो आपके जो अमरनाथ भंडारी है और आपके तेवतिया हैं, इसके अनुसार हमारी सीक्वेंस कौन सी होती है? तो ये होगी हमारी 38। अगर हम वैसे इनको काउंट करें कि एक न्यायमूर्ति था आपका प्रेमचंद जैन। कौन था? प्रेमचंद जैन। ये जो आपका प्रेमचंद जैन है, चंद जैन, इसको हम छोड़ देते हैं और हम इनकी काउंटिंग करें तो हमारा जो रवि सिंह झा है ये होंगे 38वें नंबर के। अगर हम इनको काउंटिंग करते हैं, ये थे अस्थाई। अस्थाई, ये बीच में एक अस्थाई थे। इनको हम नहीं काउंटिंग करते हैं तो आपके 38 के, और इनको काउंटिंग करते हैं तो आपके 39 नंबर के होंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखना कि प्रेमचंद जैन, ये जो प्रेमचंद जैन है, इनको काउंटिंग करेंगे तो 39वें नंबर के, और काउंटिंग नहीं करेंगे तो 38 नंबर के होंगे हमारे रविशंकर झा। एक बार फिर मैं सारा रिपीट कर देता हूं कि जो पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय है ये वर्तमान में कहां पे? हमारा चंडीगढ़ में। इसकी चंडीगढ़ में स्थापना कब हुई? 17 मार्च 1955 को। और सबसे पहले इसकी स्थापना कहाँ होती है? तो वो होती है आपके लाहौर में। कब होती है? 20 या 21 मार्च 1919 को भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत, GOI 1915 के तहत इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। जो उच्च न्यायालय है ये संविधान के भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 213 के तहत जो उच्च न्यायालय होता है। और ये जो उच्च न्यायालय है, अब मैं आपसे बताता हूँ, एक क्वेश्चन बीच में और रह गया कि इसकी जो आपका रविशंकर झा है, ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनको जो चुनता कौन है इस न्यायाधीश को? तो होंगे हमारे जो राज्यपाल होंगे, वो इनको क्या है? चुनाव करता है, यानी इनको शपथ दिलाने का कार्य करता है हमारे राज्यपाल। उसके बाद में देखते हैं कि जो सबसे उसके बाद जो हमारा शिमला के अंदर इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद में। तो उस समय इसके न्यायाधीश कौन थे? तो रामलाल। और सबसे पहले इसके सर है सादीलाल। उनका संबंध कहां से है? रेवाड़ी से है। और सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी का, और सबसे छोटा कार्यकाल देवसिंह तेवतिया का। तो ये हमारा हो जाता है मुख्य न्यायाधीश है। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? तो जो क्वेश्चन नया आता है तो उस क्वेश्चन की पूरी डिटेल मैं आपको बता देता हूं, और जो क्वेश्चन रिपीट होगा तो उसकी डिटेल मैं आपको नहीं बताऊंगा।
तो ये आपको पीछे वाली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि अगर मैं फिर से वही बातें रिपीट करने लग गया तो हमारी वीडियो लंबी होगी और आपका चैप्टर कम होगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप इनके साथ नोट्स बनाते चले जाओ और आपको क्वेश्चन याद होंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, हरियाणा में मिसेज इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 किसने जीती? मिसेज इंडिया, मिसेज इंडिया, ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये करंट के भी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप साथ में करंट भी याद रखना। मिसेज इंडिया टूरिज्म यूनिवर्सल 2019 का जो खिताब है ये किसने जीता? तो ये जीता मनीषा ने। किसने जीता? मनीषा ने, मनीषा गौड़, इसने जीता आपका 2019 टूरिज्म यूनिवर्सिटी का जो खिताब है वो मनीषा गौड़ ने जीता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के कौन से दो खिलाड़ी हैं जो आपके भाजपा में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं? तो कि भाजपा में कौन से दो खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो एक आपके योगेश्वर दत्त और एक आपके संदीप सिंह हैं। तो ये जो आपके दो खिलाड़ी हैं ये किस में शामिल हुए हैं? तो आपके बीजेपी पार्टी में शामिल हुए हैं। जो आपके योगेश्वर दत्त हैं ये क्या हैं? ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। आपके किसके खिलाड़ी हैं? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और जो संदीप सिंह हैं ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। संदीप सिंह आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं। जो आपके योगेश्वर दत्त है ये कहाँ से है? तो ये आपके गोहाना सोनीपत से। कहाँ से होंगे? जो आपका गोहाना है सोनीपत में, वहाँ से क्या आपके योगेश्वर दत्त हैं। और जो आपके संदीप सिंह हैं ये हॉकी के कप्तान है संदीप सिंह, तो ये इनका कहाँ से है? तो ये है शाहबाद से। तो ये क्वेश्चन है, तो पूछा ये, और इसके बारे में ये बातें भी हमने पढ़ ली कि ये कौन से कहाँ से है, तो इनके बारे में आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र पूछा। क्या पूछा है? राष्ट्रीय समाचार पत्र। क्या पूछा है आपसे? राष्ट्रीय समाचार पत्र। राष्ट्रीय समाचार पत्र तो कौन सा होगा आपका? ये होगा दैनिक हरिभूमि। कौन सा? दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि ये 1996 में निकाला गया था। किसने निकाला? कैप्टन अभिमन्यु ने निकाला आपका दैनिक हरिभूमि। और हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा होगा? तो वो होगा हरियाणा ही। कहाँ से निकला? झज्जर से निकला। किसने निकाला? दीनदयाल ने निकाला झज्जर से। और हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पूछे आपसे तो वो आपका जैन प्रकाश होगा। तो ये जो समाचार पत्र हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आप उनके बारे में ध्यान में रखना। और ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है कि राजा राम शास्त्री ने हरियाणी भाषा में उपन्यास लिखा, उसका नाम बताओ। जो आपके राजा राम शास्त्री हैं, इन्होंने हरियाणी भाषा में एक उपन्यास लिखा, उसका नाम बताओ। तो उसका नाम हो जाता है आपका झाड़ू फिरी इसका नाम हो जाता है। और ये जो पद है उसमें इसकी रचना थी, आप ये भी ध्यान रखना कि इसकी पद में रचना थी राजा राम शास्त्री की। और हरियाणा लोक जो रंगमंच है उसके पिता भी राजा राम शास्त्री को माना जाता है। तो ये भी एचएससी में एक बार पूछा था और उसे एचएससी ने यही आंसर माना था आपके राजा राम शास्त्री थी। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेड़ियों का ढंग खालिस्तान के द्वारा लिखा गया। क्या है? बेड़ियों का ढंग। तो इसमें ढंग है बेड़ियों के ढंग। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? जो आपके उदयभान हंस है। कौन से? आपके उदयभान हंस। तो इनके द्वारा लिखी गई है ये बेड़ियों के ढंग। किसके द्वारा? उदयभान हंस के द्वारा। ये जो कुछ आपके उदयभान हंस हो गया और इन जो सभी के बारे में है एक वीडियो बनेगी आपकी 10 या 15 मिनट की, तो वो सभी बताएंगे आपको। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके जो उपन्यास वगैरह हैं और ये कविता वगैरह हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाटकों में से हर्षवर्धन ने कौन सा नाटक नहीं लिखा था?
कि जो आपके हर्षवर्धन है इसने आपके रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये जो 3 नाटक है ये किसने लिखे? आपके हर्षवर्धन ने लिखे थे। और जो इसके अलावा जो आपका कोई और होगा वो आपका आंसर हो जाता है, तो आप ये भी कर लोगे। उसके बाद में आपसे पूछा है कि जो साहिबी नदी का उद्गम है निम्नलिखित में से कौन सी जिले में होता है? क्या पूछा है आपसे? जो साहिबी नदी है दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है और ये हरियाणा के कोट कासिम निकट रेवाड़ी में प्रवेश करती है और इसमें मसानी बांध बना हुआ है, तो ये हमारी होगी साहिबी नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो आपके जो राजस्थान में जो आपका सीकर है वहाँ से निकलती है आपकी साहिबी नदी। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है? कि जो हरियाणा का जो दक्षिण का और पश्चिम का हिस्सा है उसमें क्या है? जो आपके दक्षिण और पश्चिमी हिस्सा है जो आपके राजस्थान के साथ लगता है, तो ये कौन सा होगा? आपका अर्ध रेगिस्तान का क्षेत्र होगा। और यहाँ की मिट्टी किस प्रकार की होगी? तो यहाँ की बालू प्रकार की मिट्टी होगी। तो आप ये भी है इसके साथ में याद रखना। उसके बाद में क्या पूछा है? हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र पूछा, तो आपका कहाँ पे होगा? पंचकुला में क्या आपके सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और आपके कम कहाँ पर होगा? तो आपका क्या होगा? फतेहाबाद में आपका होगा कम, सॉरी पानीपत में कम होगा और प्रतिशत में आपके फतेहाबाद में कम होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनंतपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपसे क्या पूछा है? अनंतपुर बांध के बारे में। तो इसके बारे में आपसे बहुत बार जिक्र कर चुका हूं। अनंतपुर बांध, क्या अनंतपुर बांध, ये जो आपका अनंतपुर बांध है ये कहाँ पे आपके? तो ये आपका फरीदाबाद में है। अनंतपुर बांध कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और ये 8वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और ये हरियाणा का प्रथम हाइड्रोलिक बांध है। कौन सा? अनंतपुर बांध। कौन सी नदी पर है ये? तो आपके यमुना नगर है, जो यमुना नदी है उस पर है ये आपके। तो ये आपके अनंतपुर बांध के बारे में कुछ बातें होगी। इसका निर्माण पूछे आपके, तो अनंगपाल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था, आप वो भी याद रखना। उसके बाद में आगे से पूछा है कि हरियाणा विधानसभा के वर्तमान डिप्टी सीएम, जो हरियाणा की जो वर्तमान विधानसभा है, जो आपके 14वीं विधानसभा है, उसके आपसे उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो इसका आपका उपाध्यक्ष कौन सा होगा? रणवीर गंगवा होगा। जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो नलवा से इनका क्या है? चुनाव क्षेत्र है। अगर आपको हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पूछे तो वो आपके होंगे ज्ञानचंद गुप्ता। जिनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है? तो आपके पंचकुला से होंगे ज्ञानचंद गुप्ता। तो आप ये याद रखना। उसके बाद में आपसे पूछा है कि जो पंचायत समिति है हरियाणा में पंचायती राज की कौन सी श्रेणी है? जो ग्राम पंचायत होगी वो हमारी प्रथम होगी और जो पंचायत समिति है वो हमारी क्या होगी? दूसरी होगी। तो ये भी पहले रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नया है कि हरियाणा के किस जिले को अगस्त 2018 में खुले में शौच मुक्त ODF घोषित किया गया है? कि जो खुले में शौच करता है उसमें ODF घोषित किया गया कब है? 2018 के अंदर। तो वो हमारा होगा करनाल। उसके बाद में हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में 2 मुख्य प्रकार की फसलें हैं। कितनी मुख्य प्रकार की? 2 प्रकार की। एक आपकी रबी की और एक आपकी खरीफ की फसल होगी। उसके बाद में पूछा है कि जो मुख्य प्रकार की फसलें होगी तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ये जो नहीं शब्द है ना, इसको आप गौर करना। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहीं पे होता है। आप जैसे ही खरीफ को ध्यान में रखोगे तो आपको उन ऑप्शन में जो खरीफ की फसलें मिलेगी, जिस प्रकार कपास की होगी, ग्वार हो गया, तो आप इस पे टिक करोगे। बट पूछा क्या है? नहीं पूछा है। नहीं का मतलब है आपको कौन सी फसल बतानी है? तो रबी की फसल बतानी है। वहां पे आप ध्यान में क्या रखोगे कि इन जो फसलें दे रखी है इनमें से एक फसल ऐसी होगी जो रबी की फसल होगी और वो हमें आंसर करना है। तो इस प्रकार जो इसमें दे रखी थी तो सरसों क्या होगी? एक रबी की फसल हो जाती है। जो गन्ना है आपका, वो गन्ना कौन सी आपकी? खरीफ की फसल होगी। और जो आपकी ज्वार है, क्या आपकी ज्वार आपकी रबी व खरीफ है, दोनों की फसल होगी। तो आप ये ध्यान में रखना। अगर आपको ज्वार के बारे में पूछे कि आपकी जो ज्वार है वो किस प्रकार की फसलें हैं, ऑप्शन में आपको इस प्रकार मिले कि ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल है, ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो ज्वार पर आप क्या टिक करोगे कि ये ज्वार है जो आपके दोनों प्रकार की फसलें हैं, खरीफ की भी है और रबी की है। इसी प्रकार जो आपकी मक्का है, मक्का भी आपके खरीफ की और रबी दोनों प्रकार की फसलें हैं, क्योंकि मक्के का खाने के लिए भी इसको बोया जाता है और इसको हरा चाले के जो चारा होता है पशुओं के लिए उसको भी मक्का के रूप में हमें तो बोते हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना। तो आज का पेपर हमारे यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।